तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो आंकिक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कर रहे थे उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। कुछ और प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और वीडियो लेकर मैं आया हूं और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है, चित्र में 3 विद्युत परिपथ दर्शाए गए हैं जिनमें परिवर्तनशील आवृत्ति के एसी स्रोत हैं। प्रारंभ में इनमें से प्रत्येक में प्रवाहित धारा समान है। कंडीशंस दी गई हैं कि जो प्रारंभ है, प्रारंभ में इनमें जो धारा थी वो क्या है, समान है। ये पहला परिपथ ये है और दूसरा परिपथ ये है और तीसरा ये है। 3 परिपथ दे रखे हैं और सेपरेट दे रखे हैं, एक आर है, एक एल है और एक सी है, और तीनों में ही प्रत्यावर्ती धारा है। प्राइमरी कंडीशन में समान प्रत्यावर्ती धारा इनमें बह रही है। उसके बाद लिखा, यदि प्रयुक्त एसी स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इन परिपथों में प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो एसी है, एसी का जो वैल्यू होगा अगर हम धारा के रूप में देखें तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर जो ओमेगा है, बार बार आपसे बताया जा रहा है, लगातार ये तीसरा वीडियो है और हम लगातार बात कर रहे हैं, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोणीय, और आवृत्ति हो गया कोणीय आवृत्ति, राइट, ये हो गया। तो इसी की बात की जा रही है। अब इसका संबंध हम देखें कि भाई आर से क्या है, एल से क्या है, सी से क्या है। तो हमारे पास आर से अगर हम वैल्यू की बात करें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, या आर का जो रिलेशन है ओमेगा के साथ वो कुछ भी नहीं है, आर के साथ एप्लीकेबल नहीं है ओमेगा। जब यहां से जाएगा तो यहां पे जो वोल्टेज होगा जिसको हम VL कहेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I XL। जो XL है उसमें ओमेगा आता है, और कैसे आ रहा है ये भी आप देखें, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा। फिर जब VC की बात करेंगे, इससे जब वोल्टेज जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू I XC, और XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। यहां पर XC का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अनुक्रमानुपाती का संबंध पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि इसमें क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, फिर से ओमेगा बढ़ेगा तो XC घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर धारा का मान कम होना है। अब बताएं क्या लिखता है, स्रोत की आवृत्तियां बढ़ा दी जाए तो इन परिपथों में प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले केस में, ये वाले जो केस है, इस केस में आवृत्ति बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे पहले परिपथ में धारा का मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आवृत्ति के मान के साथ। क्यों नहीं पड़ेगा, कॉज आपको बता दिया है, क्योंकि उसका रिलेशन आवृत्ति के साथ नहीं है। दूसरे में क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आवृत्ति बढ़ाने पर XL की वैल्यू बढ़ेगी, XL बढ़ेगा, धारा का मान घट जाएगा। इस केस में धारा का मान घटता है, और इस केस में ये वैल्यू जब ओमेगा बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे I का मान बढ़ता है, और कारण आपको बता दिया है। तो ये प्रश्न 3 नंबर का आप आराम से कर सकते हैं, 3 कॉज के साथ आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आप पढ़ें तब तक इस क्वेश्चन को। यहां पर जो क्वेश्चन है वो है, ओके, किसी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति न्यू है, यदि धारिता को प्रारंभिक मान से 4 गुना कर दिया जाए तो अनुनाद आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर में है, बहुत छोटा सा रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अभी अभी बताया, अनुनाद वाली कंडीशन है। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है, और यहाँ पे हम इसको ओमेगा नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे ओमेगा का रिलेशन है, अगर अलग अलग हम देखें तो, क्योंकि L में भी पूछा जा सकता है, जब प्रेरक से जाएगी तब क्या होगा, और यहाँ पे कैपेसिटर से पूछा गया है कि इसमें क्या लगा हुआ है, एक
किसी परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर यदि क्या होगा, धारिता, यहाँ पे धारिता की बात की गई है और मैं कह रहा हूं जब प्रेरक की बात की जाएगी तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या होगा, 1/√c। तो दोनों के रिलेशन मैंने लिख दिए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझदारी के साथ करना है और इसीलिए ये वीडियो में बना भी रहा हूं कि आप फैक्टों को समझें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जब जुड़े हुए क्वेश्चन अदला बदली करके आए तो आप कर पाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पहला जो भी वैल्यू होगा उसको 4 गुना कर दिया जाए। 4 गुना करने का मतलब, तो लाइट चले गई थी जिससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो अभी यहाँ पे हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1/√L होगी और ओमेगा इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में का दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है L में पूछा जाए, C में। यहाँ पे C में पूछा गया है, C की वैल्यू 4 गुना की गई है। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, 4 गुना कर दी गई है। तो आप क्या कहेंगे दूसरी कंडीशन के लिए, ओमेगा इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू 1 और ये 4 गुना, तो इसका मतलब हुआ ओमेगा 1 और ये 2 आ जाएगा क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर पूछा जाए कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन कितना होगा, अनुनादी आवृत्ति ये है, यदि ये किया जाए तो अनुनाद आवृत्ति में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो अनुनादी आवृत्ति है वो 1/2 ऑफ ओमेगा नॉट हो जाएगी। ये आपको कंडीशन याद रखनी है और कैसे करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। भाई आप अगर सीक्वेंस से करेंगे तो पहले आप कहेंगे कि माना ओमेगा नॉट क्या है, अनुनाद आवृत्ति है। अब ये जो लिखेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, आवृत्ति है, ये आपकी कंडीशन हो गई। फिर आप कहेंगे ओमेगा इज 1/√c, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है 1/√c के। फिर कंडीशन क्या दी है, c 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन रखेंगे ओमेगा इसी कंडीशन में रख लीजिए, /4 हो गया और ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जो अनुनादी आवृत्ति है वो 1/2 ऑफ ओमेगा नॉट हो जाएगी। ये नई कंडीशन आपके पास आ जाएगी जिसको हम ओमेगा डैश कह सकते हैं और ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, एक 100 ओम प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज की है और इससे जुड़ा हुआ है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान क्या होगा और एक पूर्ण चक्र में खपत की गई शुद्ध शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो आपको देख लेनी है। सबसे पहले देखिए आर की वैल्यू दी गई है 100 ओम, फिर वी आरएमएस दिया गया है 220 वोल्ट। मैं आपसे कुछ बातों को नोट करने के लिए कह रहा हूं, वो यही है जो ये वोल्टेज दिया गया है, ये वोल्टेज हमेशा अगर इस तरीके के दिया जाए तो ये वी आरएमएस होता है, वर्गमूल माध्यमान या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। इसको कोई भी वी नॉट ना लिखे, पीक वैल्यू नहीं है। तो ये कंडीशन दी गई है और एक और कंडीशन दी गई है, हमारे पास आवृत्ति गई है, एफ की वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज। अब हमें क्या बताना है, हमें धारा का IRMS बताना है। तो यहां पे देखिए अगर हमें ये वैल्यू बतानी है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, VRMS अपॉन R। तो अभी हमें आवृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि भाई आवृत्ति दी है, इसका कौन सा रिलेशन होगा। तो आपको यहाँ पे जिन बातों की आवश्यकता है, जो जो चीजें चाहिए आपके क्वेश्चन को करने के लिए, केवल उन्हीं का यूज करो। तो यहाँ पे VRMS 220 वोल्ट है, R कितना है 100 है, ये कैंसिल हो गया और ये 2.2 एम्पियर मिल गया। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया I इज इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर और I में भी ये IRMS की वैल्यू है। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, छोटा सा, इतना ही आपको करना भी है। नेक्स्ट लिखता है एक पूर्ण चक्र में खपत की गई शुद्ध शक्ति कितनी होगी। अब जो शक्ति की वैल्यू होती है V एवरेज इक्वल्स टू IRMS और VRMS होता है। और यहां पे अगर बात करें क्योंकि प्रतिरोधक है तो cos फाई भी इसमें आता है, लेकिन फाई की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होती है और cos फाई की जब वैल्यू 0 होगी तो इसका मान 1 होता है। तो यानी आप क्या करने वाले हैं, ये IRMS की वैल्यू 2.2 है और इसकी वैल्यू 220 है। इसको आप सॉल्व कीजिए और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 484
4 और यहाँ पे 0.2 लगाए, 0 हट जाएगा, यहाँ लगेगा, तो इतना आपके पास वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये इतना वॉट हो गया, 484 वॉट की वैल्यू होगी। कैलकुलेशन इजी कर लेना आप लोग, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई ये किस तरीके से, इसमें थोड़ा सा ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ ए और बी। एक परिपथ ये दिया गया है, ये ए परिपथ है, ये है ए परिपथ, ये वाला ए परिपथ, और ये है बी परिपथ। ओके, ए परिपथ में क्या है, केवल आर लगा हुआ है। बी परिपथ में तीनों चीजें लगी हैं, आर, सी और एल, एल आर सी लगा है कुल मिला के। तो यहाँ पे कह रखा अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो प्रश्न इसके आधार पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में दोनों परिपथों में आरएमएस धाराएं समान होंगी, यानी कि इसमें जो धारा फ्लो कर रही है उसका आईआरएमएस वैल्यू और इस परिपथ में जो धारा है उसका आईआरएमएस वैल्यू इक्वल होगा। यहां जो धारा बह रही है और जो तीन परिपथों में धारा बह रही है उसका वैल्यू कब समान होगा। अब हम थोड़ा सा क्योंकि ये डिस्कस बहुत ज्यादा हो गया, लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो यहां पे जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर, और जब इसके लिए हम बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड प्रतिबाधा है। तो अगर कंडीशंस अलग अलग होंगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इंपिडेंस जो इसका प्रतिरोध होगा, इंपिडेंस भी प्रतिरोध ही है, तो इसका जो मान होगा वो अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई, वो कहता है कि इनका अध्ययन करने में के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में दोनों में समान होगी। अब समान कब हो सकता है, समान तब हो सकता है कि जब ये एक्सएल और एक्सी ना आए, और एक्सएल और एक्सी कब नहीं आते हैं, वो तब नहीं आते हैं जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, और ये होती है अनुनाद की कंडीशन। किसकी कंडीशन होती है, अनुनाद की कंडीशन। रिजोनेंस की कंडीशन में ये नहीं आता है। तो जब रिजोनेंस इस सर्किट में हो जाए, इस सर्किट में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तब कोई फर्क नहीं रहेगा। वो ये सर्किट भी वही है, ये भी वही है, तो ये कंडीशन होगी। तो आप यहां पे इसका आंसर देंगे जब XL का मान XC के बराबर होगा, उस दौरान ये भी R की तरफ प्रयोग होगा और उसमें भी R प्रयोग होगा, तो दोनों में समान धाराएं बहेंगी। तो पहले का आंसर ये हो गया, इस कंडीशन में होगा। कंडीशन आप इस तरीके से बताना चाहें तो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे है, क्या परिपथ B में RMS धारा परिपथ A की तुलना में अधिक हो सकती है। गौर से आप प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा है, क्या परिपथ B में, इस परिपथ की बात हो रही है, क्या परिपथ B में जो धारा है वो परिपथ A से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। परिपथ B की धारा कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती है। समान हो सकती है, समान वाली कंडीशन हमने पढ़ ली है। समान वाली कंडीशन क्या है कि इसमें अनुनाद की स्थिति आ जाए, ये प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करे, तो यहां भी R और यहां भी R रहेगा, दोनों में समान तो बह सकती है और कम बहेगी। कम क्यों, क्योंकि जब ये वैल्यू यूज होगी तो कहीं ना कहीं इसका मान कम होगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहां पे आपका आंसर होगा नहीं, और आप कारण देना चाहें तो ये कारण दे सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस और अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू ये है। वहां पे आप कह सकते हैं कि इसके कारण, इस फैक्टर के कारण जो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, इसके कारण जो है वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर भी कंप्लीट हुआ। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आपको करना होता है और बहुत इजी तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है, आप पढ़िए जब तक मैं इससे पेन यूज करता हूं। यहां पे देखिए क्या लिखता है, एक एसी वोल्टेज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी को प्रेरकत्व L के एक प्रेरक पर लगाया जाता है। प्रेरक को आपूर्ति की गई तात्कालिक शक्ति PI ज्ञात कीजिए। हमारे पास कंडीशन दी गई है कि एक एसी का स्रोत है और उस एसी के स्रोत से यहां पे देखिए V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का फंक्शन है। और फिर कंडीशन है I का फंक्शन क्या होगा। अब यहां पे पहले I का फंक्शन जानने से पहले ये देखिए किसमें फ्लो कर रहा है, प्रेरकत्व में। तो इस तरीके का सर्किट आपको दिखाया गया था, यहां AC था,
ये AC है और यहाँ पे L लगा हुआ। जब इसमें फ्लो करता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, अगर हम फेजर बनाएं, यहां अगर VL का है तो इससे करंट 90 डिग्री नीचे की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि पश्चिगामी होगा, और ये π/2 पश्चिगामी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना पश्चिगामी होता है, π/2। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेरक से जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो I की वैल्यू होगी, I = I0 sin ωt माइनस π/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, अब यहां पे VM लिखा है तो इसको भी IM लिख दीजिए, तो IM, और ये वैल्यू आती है माइनस, तो ये माइनस cos ωt आएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस cos ωt आती है, तो मैंने माइनस आगे लिख लिया है। अब ये V की वैल्यू हो गई, ये I की वैल्यू हो गई। अब शक्ति क्या होती है ये भी आपको बताया गया, P = VI होता है। इसको सॉल्व करें, P = V की वैल्यू क्या है, VM sin ωt। I की वैल्यू क्या है, IM sin, सॉरी यहां पे अब साइन नहीं है, यहां पे क्या है, कॉस है, तो माइनस इसको cos ωt। थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना, ये फिर डबल हो जाएगा, माइनस IM cos ωt। ये cos ωt यहां पे लिखा गया है, थोड़ा सा इसको नोट करें, यहां पे इरेज में नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पे cos ωt है, राइट। अब आपके पास कंडीशन ये आ चुकी है, P की जो वैल्यू है वो हो चुकी है, माइनस आगे ले लीजिए VM sin ωt, और यहां से वैल्यू हो गई cos ωt, और IM भी है तो IM को भी आगे लिख लीजिए, राइट। ये वैल्यू आपके पास हो गई। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करना है, यहां पे हम करते हैं VM IM, इसको तो कुछ करना नहीं है, अपॉन 2 लिखते हैं, और इसको 2 sin ωt cos ωt। एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये फॉर्मूला क्या बन चुका है, माइनस VM IM अपॉन 2, और इसको हम कहते हैं साइन, अब 2 थीटा यानी 2 ωt, राइट। इसको ही आगे लिखेंगे, दूसरी पेन यूज करता हूं तो इससे आपको स्पष्ट दिखेगा। यहां पे वैल्यू प्राप्त हुई, देखो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VM को मैं लिख सकता हूं VRMS IRMS, और ये साइन ωt 2 ωt, राइट। अब कोई यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे इतनी बार रिपीट कर दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कहां से वैल्यू आई, तो इस वाले फंक्शन को अलग से मैं आपको बता रहा हूं, इस फंक्शन को हमने तोड़ दिया, जो VM अपॉन √2 इंटू IM अपॉन √2 लिखा। अब ये VM से भी आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे यार हमने तो V0 पढ़ा है, तो वही V0 को VM लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अपॉन 2, और ये I0 अपॉन √2। अब तो दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू होती है VRMS, ये वाली वैल्यू होती है IRMS। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया, ये वाला P = इसमें माइनस है VRMS IRMS और sin 2 ωt। तो मैं इसको एक बार क्लियर करके फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। हमारे पास जो P की वैल्यू प्राप्त हुई, P एवरेज = हो गया माइनस VRMS IRMS और sin 2 ωt, ये आपके पास प्राप्त हुआ। यहां पे देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास यहां पे फ्रीक्वेंसी दी वो ωt दी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी उसके ठीक डबल है। तो बाद में एक ग्राफ इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो V का ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, जो I का ग्राफ होगा वो कहां, यहां से स्टार्ट होकर कुछ इस तरीके से चलेगा, और जो V का ग्राफ होगा वो नेगेटिव से चल रहा है तो वो इस तरफ से स्टार्ट होकर और कहीं यहां जाके चलेगा। तो यहां पे इसकी 2 ωt, यानी कि जब इसके 2 साइकिल कंप्लीट होंगे तब पावर का 1 साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये वैल्यू केवल हमें इतना ही बताना था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो चुका है। तो पूरा किस तरीके से किया गया है, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयुक्त AC स्रोत के ωt के साथ PI के परिवर्तन को दर्शाने वाला आलेख बना। ये बना दिया आलेख। इससे पहले जो प्रश्न में मैं आपको बताना चाह रहा था वो आलेख यहां पूछ लिया गया है और मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये वाला है V = VM sin ωt का,
ये जो सेकंड वाला है, ये वाला, ये है I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ध्यान रखें, इसी को मैंने आई एम कॉस ओमेगा टी लिखा है, माइनस लिखा है, आई एम कॉस ओमेगा टी लिखा है, इसी को सॉल्व करके ये आता है। और ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये है P का, जिसकी वैल्यू आई है माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस और साइन 2 ओमेगा टी। केवल ग्राफ बना के देना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने समझाने के लिए किया है, बस इतना ही आप बनाइएगा। इधर ओमेगा टी की तरफ ये आगे को बढ़ रहा है ग्राफ। तो ये वैल्यूज है, बाकी इस पे ऊपर की तरफ v भी है, ऊपर की तरफ i भी है और ऊपर नीचे की तरफ p भी है। तो ये तीन चीजें इस पे दिखा रहे हैं और इस पे ओमेगा टी दिखा रहे हैं। तो ये वो ग्राफ है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ की वाट रहित धारा को भी परिभाषित करें। तो वाट रहित धारा क्या होती है? यहीं पे पी एवरेज का जो फॉर्मूला भी अभी लिखा था मैंने, वो फॉर्मूला था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये जो कॉस फाई है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और इसकी वैल्यू जब किसी परिपथ में एक कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, यानी कि आपके पास संधारित्र हो और एक प्रेरकत्व हो, तो उस टाइम पे फाई की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 होती है। और जब पाई बाई 2 यहां पे कॉस की वैल्यू होगी, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो जो पावर आएगी वो पावर बी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0। तो वाट रहित धारा को परिभाषित कर रहा है तो आप कहेंगे कि एक ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता संधारित्र लगा हो, उसमें पावर कंजप्शन यानी जो शक्ति का मान होता है वो 0 होता है, तो इसी धारा को हम वाट रहित धारा या वाटहीन धारा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। और इसका आंसर जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें ऑलरेडी आपको दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए एसी परिपथ की प्रतिबाधा की गणना कीजिए। और यहाँ पे परिपथ दिया गया है। सबसे पहले देखिए, जो परिपथ है उसमें एक तो रजिस्टर लगा है R, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है C। हमें पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको हम VR कहते हैं और VR की वैल्यू गिवन है 30 वोल्ट। ऐसे यहाँ पर VC होता है, VC की वैल्यू है 40 वोल्ट। और हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबाधा। साथ ही यह जो परिपथ है इसमें 2 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। तो जो प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि यहां पर C की स्थान पर L दिया जाता है तो यहां पर XL का स्क्वायर हो जाएगा, और यदि तीनों दिए जाते हैं तो फिर यहां पर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर या XC माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें R चाहिए, XC चाहिए, और डायरेक्ट ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए VR इज इक्वल्स टू, ओम का लॉ आपको यूज करना है, IR होता है, VR की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कितनी चीजें गिवन हैं, उनमें से एक क्वांटिटी हमेशा अननोन होगी। जैसे यहाँ पे R अननोन है, VR गिवन है, I गिवन है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू है 2 एम्पियर और R यहाँ से मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू 30/2 और ये हो जाएगा 15 और ये ओम में आ गई वैल्यूज। एक बात का और आपको ध्यान में रखना, सारी जो वैल्यूज हैं वो SI यूनिट में होनी चाहिए, यानी यहाँ पे वोल्ट है, एम्पियर है। अगर यहाँ से चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में होता या माइक्रो एम्पियर में होता, तो फिर जाके आपको उसको पहले एम्पियर में चेंज करना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना। कई बार ये होता है कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट करना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ये वैल्यू मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर जो VC है, VC की वैल्यू हो जाएगी IXL, XC हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर R है, इस पे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो R प्रतिरोध है यहाँ पर इसको हम प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, तो XC आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 40 गिवन है, 2 into और यहाँ पर XC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो
एक्स सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/2 और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 और इसका मात्रक भी ओम ही आएगा। तो ये 20 ओम आपको प्राप्त हो गया। यहाँ से बहुत इजी कैलकुलेशन दे रखा है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपसे ये जानना चाहता है कि आपको प्रतिबाधा का फॉर्मूला पता है या नहीं है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो Z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर लेंगे। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस इसका 400 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 625, और 625 जो है वो वैल्यू होती है 25 की, तो ये 25 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो 25 ओम हो गया, यानी कि जो ये सर्किट है इसकी जो प्रतिबाधा है Z की वैल्यू है वो 25 ओम है। तो कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये आपको आंसर प्राप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं और टफ भी नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। ओके, एक आदर्श प्रेरक को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पहली कंडीशन है तथा 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज आपूर्तियों के बीच रखा गया है। यानी कि एक आदर्श इंडक्टर दिया गया है, आपके पास प्रेरक दिया गया है और दो कंडीशनों में उसको अप्लाई किया गया। पहली कंडीशन है 220 वोल्ट का वोल्टेज था और उस टाइम पे जो धारा बह रही थी उसकी जो आवृत्ति थी वो 50 हर्ट्ज थी। सेकेंड कंडीशन है वोल्टेज फिर से 220 वोल्ट है लेकिन जो आवृत्ति है वो अब 100 हर्ट्ज हो चुकी है, इनके बीच रखा है। क्या दोनों स्थितियों में इसके माध्यम से प्रवाहित धारा समान होगी या भिन्न होगी? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो धारा की वैल्यू है वो डिपेंड किस चीज पे करती है। देखो यहाँ पे नॉर्मल केस ले लेते हैं, हमने पढ़ा है ओम के लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। ये बातें बार बार क्यों बताई जा रही है आपको कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसी को अगर हम प्रेरक के केस में ले जाएं तो यहाँ पे V अपॉन और XL हो जाएगा। इस तरीके से कड़ियां जोड़ना सीखो, बहुत इजी है। तो ये हो गया V अपॉन XL, तो यहाँ पे V और XL। अब फिर हम डिस्कस करते हैं XL पे। XL की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी धारा का मान उतना कम होगा। रेसिप्रोकल रिलेशन है, I का जो रिलेशन है XL के साथ वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इसका मान ज्यादा होने का मतलब है I का मान कम होना और इसका मान कम होने का मतलब है I का मान ज्यादा होना। तो अब हम XL पे डिस्कस करेंगे। XL पे कैसे डिस्कस किया जाएगा, यहां देखिए XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L और फिर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई F और L। ये सारे छोटे छोटे रिलेशन हैं जो कि काफी बार डिस्कस कर दिए गए हैं और इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी 2 पाई F और L। तो F अब डिसाइडिंग हो गया, यानी कि जो XL की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, क्योंकि यहाँ पे हर्ट्ज में दी गई है वैल्यू। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के केस में देता तो तब ये था, लेकिन यहाँ पे F पे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। यानी कि F का मान जहां ज्यादा होगा वहां XL की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जहां F का मान कम होगा वहां XL की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों केस पे देखें, यहाँ 50 हर्ट्ज है, यानी कि एक बार कंडीशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 और एक बार कंडीशन है 100। तो आप जान रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इसके सीधे डबल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, क्योंकि देखो वोल्टेज दोनों टाइम सेम है, हम इसीलिए केवल इसी कंडीशन पे फोकस कर रहे हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आया है तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो सेकंड कंडीशन जो है वो पूछता है क्या दोनों स्थितियों में इसके माध्यम से प्रवाहित धारा समान होगी या भिन्न होगी। तो हम कहेंगे धारा भिन्न होगी, और जो सेकंड केस है यानी कि ये वाला जो केस है इसमें धारा का मान कम होगा, यानी कि हम कहेंगे 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज के लिए धारा का मान कम होगा। और यदि कम भी कितना होगा, सीधे आधा हो जाएगा, जो भी होगा यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो ठीक हाफ का हो रहा है। तो इतना ही आपको लिखना है, इस तरीके का आंसर यहाँ पे देना है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, पढ़िए इसको बहुत केयरफुली आप। क्वेश्चन है, जब एक एसी स्रोत एक आदर्श प्रेरक, फिर से प्रेरक वाला क्वेश्चन से जुड़ा होता है, तो दर्शाइए कि एक पूर्ण चक्र में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई औसत शक्ति शून्य होती है। फिर से क्वेश्चन आदर्श प्रेरक के लिए है, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक केवल प्रेरक लगा है, एसी परिपथ लगा है, और इस एसी परिपथ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहां से वोल्टेज मिल रहा है। तो इसमें आपको यह बताना है कि जो शक्ति होती है पूर्ण एक चक्र के लिए, एक चक्र कहां से कहां तक होता है, ये वाला एक पूर्ण चक्र हो गया, प्लस इधर हुआ माइनस इधर हुआ, तो ये पूरा एक चक्र हुआ। इस पूरे एक चक्र के लिए इससे जो शक्ति है वो शून्य है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है पावर की वो होती है VRMS, IRMS और cos फाई। इस फॉर्मूले का आप यूज करने वाले। फिर से बताऊं, नॉर्मल जब हम दृष्टि धारा की बात करते हैं तो P की वैल्यू VI होती है, P इज इक्वल टू VI। V वोल्टेज है, I दृष्टि धारा यानी डायोड करंट है। यहाँ पे VRMS वैल्यू लेते हैं, IRMS वैल्यू लेते हैं। ये इसके इक्विवेलेंट होती है, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होती है, और साथ में ये जो cos फाई आता है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि भाई क्या होने वाली है स्रोत से शक्ति की वैल्यू। तो एक बात और हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। देखो, एक टीचर का पढ़ाने का फायदा यही होता है कि एक साथ बच्चे को एक क्वेश्चन का हल तो मिल रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन और साथ में जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो जब किसी प्रेरक से प्रत्यावर्ती धारा फ्लो करती है तो उनमें जो कलांतर का जो संबंध होता है वो संबंध ऐसा होता है कि सपोज दैट अगर ये वोल्टेज चल रहा है, ये वाला चल रहा है वोल्टेज, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये वोल्टेज चल रहा है, तो जो धारा होती है वो उससे पश्चिमगामी होती है, पीछे चल रही होती है धारा यहां से चलती है, ये इस तरीके से और यहां से इस तरीके से, ये धारा का वैल्यू होता है। ये वोल्टेज होगा और ये धारा होगी, धारा उससे पीछे होती है। और कितनी पीछे होती है? π/2। साथ में इक्वेशन भी अगर आपको देखनी है तो I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t माइनस π/2, यानी कि जो फाई की वैल्यू है, जो फेज की वैल्यू है वो ये है, π/2 है। यहाँ पे जो इसकी बात की गई है फाई इज इक्वल्स टू π/2 हो रही है वैल्यू, राइट। इस इक्वेशन में रख दें तो P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS IRMS और इनटू cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये पूरी वैल्यू यानी P एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी चीजें आपको कहनी है। ये कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आपको करना है यहां तक, केवल यहां तक। ये बाकी चीजें केवल आपको सिखाई गई है कि इस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लगभग जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इतने क्वेश्चन समझ लिए, कर लिए, तो इस चैप्टर से 3 या 5 नंबर आपके फिक्स हैं, आने हैं, और वो यहां से कंप्लीट हो जाएंगे, आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बेस है और अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हैं। पढ़िए तब तक इस क्वेश्चन को। यह लिखता है, एक लैंप को एक प्रेरक तथा एक एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब चाबी को, यानी यहां पे की बात की जा रही है, इस जगह की बात की जा रही है, चाबी को प्लग में लगाया जाता है तथा प्रेरक के अंदर एक लोहे की छड़ डाली जाती है, तो लैंप की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा रहा हूं। ये एक सर्किट दिया गया है, यहां पर ये जो की है, इस की को अभी ऑफ स्थिति में रखा गया है। बाद में हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी की को लगा देंगे, तो ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद ये लैंप में हमें जो भी चमक दिखेगी, ये तो पहली कंडीशन है। बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ पर हमने एक लोहे की रॉड जो है इंसर्ट कर दी, इसके अंदर एक लोहे की रॉड डाल दी, यानी कि कंडीशन ये हुई, हमारे पास इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया कि ये एक इंडक्टर है, राइट। और इस इंडक्टर में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लोहे की ये जो रॉड है वो डाल दी है,
राइट। अब केवल आपको एक चीज समझनी है कि जब हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके बीच में रखेंगे, कॉइल के बीच में, तो होता क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, या इसका इंडक्टेंस, जो एल की बात हम कर रहे थे, एल जो एल है, एल का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ रही है। किसकी वैल्यू बढ़ रही है, एल की वैल्यू बढ़े। अब जब एल बढ़ेगा तब क्या होगा, फिर से देखिए, जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, इसकी चमक किस पे डिपेंड करेगी, इसकी चमक डिपेंड करेगी करंट की वैल्यू पे। किस पे करेगी, करंट। और मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, I इज इक्वल टू वी आर एम एस, यहां पे भी आर एम एस लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा। और एक्स एल क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। और यहां पे देखिए एक्स एल का जो रिलेशन है एल के साथ, वो क्या है, डार्कली प्रोपोर्शनल है। फिर से बता रहा हूं, ये है आपका वो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बल्ब की जो चमक है वो मैंने कहा करंट पे डिपेंड करेगी। करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वो एक्सएल पे डिपेंड करेगी। एक्सएल किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। ये रिलेशन के साथ एल पे डिपेंड कर रहा है। और एल का मान जब कोई लोहे की रॉड डाली जाती है तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है, उसका जो प्रेरकीय मतलब ये जो एल की वैल्यू की सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट होता है, ये इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इसका मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, एक्सएल का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, और धारा का मान घटेगा तो चमक घट जाएगी। तो आपने यहां पे यही लिखना है कि जब कोई लोहे की रॉड, मैं धीरे धीरे इसको बोलता हूं, आप इसको सुन लीजिए और फिर लिख लीजिएगा, कि जब कोई लोहे की रॉड किसी प्रेरक के बीच में या इंडक्टर के बीच में रखी जाती है तो उसमें एल का मान, स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण जो प्रतिघात है, प्रेरकीय प्रतिघात है, उसका मान भी बढ़ जाएगा। और इस मान के बढ़ने से धारा का मान कम हो जाएगा। धारा के मान के कम होने से जो लैंप है उसकी चमक, ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या क्या इसमें पूछा गया है। एक साथ एक कंडीशन दी गई है पहले, और फिर उसका ए और बी पार्ट यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन का। एक पार्ट है ए और एक पार्ट है बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। एक युक्ति एक्स, नाम नहीं लिखा गया है, खाली लिखा है एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आर हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये एल हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सी आर का कॉम्बिनेशन, एल आर का कॉम्बिनेशन, या एल सी आर का कॉम्बिनेशन। एक एसी स्रोत V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ी है। कोई युक्ति है, मैंने कह दिया, कोई भी हो सकती है, और वो उससे जुड़ी है। एक्स से प्रवाहित धारा, और जो धारा है उसका समीकरण यहां पे दिया गया है। अब हमें इस समीकरण की सहायता से सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये एक्स के लिए, मतलब ये एक्स युक्ति है क्या, ये आर है, ये एल है, ये सी है। ये क्वेश्चन तीनों टाइप से पूछा जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आर के लिए पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एल के लिए पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन सी के लिए पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। वोल्टेज और धारा पे फोकस कीजिए। वोल्टेज है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, उसका कला ये है। I को देखिए, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जो कलांतर है, जो कला संबंध है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो धारा है वह वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में अग्रगामी है। करंट जो है लीड करेगा वोल्टेज को बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। और ये किस केस में होता है, ये होता है कैपेसिटर वाले केस में। तीनों केस में याद दिला रहा हूं। आर के केस में कोई कला संबंध नहीं होता है, शून्य होता है, यानी कि पहली इक्वेशन ये है तो दूसरी भी ऐसी प्राप्त होगी। इंडक्टर के केस में अभी हमने पढ़ा था, वो पश्चगामी चलता है, पीछे चलता है पाई बाई 2, और इसमें अग्रगामी। तो सबसे पहले वही पूछ रहा है, युक्ति एक्स को पहचानिए तथा इसके प्रतिघात का व्यंजक लिखिए। तो हम यहां पे लिख देंगे, जो युक्ति एक्स है वह क्या है, एक इसको हम कहेंगे कैपेसिटर है। कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, संधारित्र। ये हो गया संधारित्र, कैपेसिटर है और ये संधारित्र हो गया, राइट।
दूसरा उसके प्रतिघात का व्यंजक भी लिखना है। तो प्रतिघात का व्यंजक क्या हो जाएगा, xc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और सॉल्व करना, अगर थोड़ा और दिखाना चाहते तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f और c लिख दीजिए, ये आपके पास वैल्यू हो गई। तो ये दो चीजें पूछी गई, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा पता है तो बहुत ज्यादा लिखें, नहीं, जितना पूछा गया उतना ही लिखना, ऐसे ही लिखना है। आप लिखेंगे दी गई युक्ति उपरोक्त समीकरण से, ऐसा नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यार सर भी एक्सप्लेन कर रहे थे, हम भी एक्सप्लेन करें, नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको केवल इतना ही लिखना है, दी गई युक्ति कैपेसिटर या संधारित्र है और प्रतिघात का व्यंजक ये होता है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया गया है, x के लिए AC के एक चक्र में समय के साथ वोल्टेज और धारा में परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ। बढ़िया हो गया, धारा और वोल्टेज में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ आपको देना है। तो जो ग्राफ देना है भाई, ग्राफ ऐसा होता है, अभी अभी हमने इंडक्टर के लिए बनाया था तो बढ़िया हो गया, कैपेसिटर के लिए भी बन जाएगा। ये ग्राफ तो हो गया किसका, वोल्टेज का, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई थी, अभी हम ये क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये तो हो गया वोल्टेज का ग्राफ। अब ये अग्रगामी है, यानी धारा जो है आगे है उससे, तो धारा कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, और जो इसका पीक होगा कोशिश करो यहां पे ये 0 आ जाए इस तरीके से ये, और फिर उसके बाद यहां चले जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चलती रहेगी। और यहाँ पे लगभग इसकी जो वैल्यू है वो जहां ये पीक है वहां ये शून्य की तरफ जाएगा। तो ये कुल मिला के कहां चलता है, अग्रगामी चलता है, ये आगे है। यहां जब ये 0 है तो ये π/2, ये π/2 आगे है, और जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 हो गया, क्योंकि उसके बाद 0 की कंडीशन आनी है, राइट। फिर उसके बाद जब ये यहां है तो तब ये यहां चला गया, ये उससे आगे चल रहा है, ये π/2 का जो कला संबंध है उससे आगे चल रहा है, आगे 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 चल रहा है, और ये बनाना है। तो इतना ही आपको काम करना है, ये ग्राफ बना देना है और दिखा देना है कि भाई इस पे ये है और इस पे ये है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और थोड़ा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देना कि जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, AC धारा है, वह वोल्टेज से π/2 और क्या होती है, अग्रगामी होती है। बस इतना आपको लिखना है, बात खत्म, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं केवल समझाता हूं आपको, जो मैं कह रहा हूं वो आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी से संबंधित प्रश्न है, एक बार और दिया है उसी के लिए। तो यहां पे लिखा गया है, डिवाइस X की प्रतिक्रिया AC की आवृत्ति के साथ किस प्रकार बदलती है, इस परिवर्तन को ग्राफिक रूप से दर्शाइए। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो हमें ये दिखाए कि भैया जो आवृत्ति है उसके साथ इसकी जो प्रतिक्रिया लिखी है, प्रतिघात की बात हो रही है, प्रतिघात किस तरीके से ये बदलता है। तो अब यहां पे देखिए संबंध क्या है, XL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और फिर आगे हम बढ़े तो 1 अपॉन 2 पाई FC, अभी भी बताया था थोड़ा देर पहले। कैसा रिलेशन है, XL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F। और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी, मैं फिर से कह रहा हूं कि भौतिक विज्ञान का एक अपना नेचर है, एक उसकी अपनी एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। जब भी ऐसा कभी आपको लगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो उनका ग्राफ इस तरीके से आपको प्राप्त होता है, ये ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो इधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई, ये बढ़ती जाएगी, और इधर की Z की वैल्यू, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो Z का मान है वो कम होता जाएगा। और ऑलरेडी ये आपको पता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जो इसमें Z होता है या जिसको हम XC कहते हैं, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज मत करना है कि ये Z लिख दिया, Z से मतलब है प्रतिबाधा और XC से मतलब है प्रतिघात। तो जो प्रतिघात का मान होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो ये आपने ग्राफ बनाना, ये भी 1 नंबर का है, ये ग्राफ जैसे आप बनाओगे आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इतने ही प्रश्न इसमें थे। तो हमने जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, उसको 3 भागों में पढ़ा। पहले भाग में इससे संबंधित
जो भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी बातें थी जो कि एक पेपर के लिए आपको पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैंने डिस्कस की। सेकंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाए, उसमें हमने बड़े बड़े क्वेश्चन यानी जो 5 नंबर में पूछे गए थे, डेरिवेशन थे, जिसमें एक ट्रांसफार्मर का जो चित्र है वो कैसे बनता है, या तमाम चीजें, या एसी का जो जनरेटर होता है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ में इक्वेशन से संबंधित प्रश्न किए। मैं एक बात और देख रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप इसका नॉलेज अच्छे से लिए, 3-4 चीजें हैं जो आपको अगर पता है। एक तो आपको ये समीकरण अच्छे से पता हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक ये पता होना चाहिए आपको, ये पीक वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी, एक ये रिलेशन पता हो, एक ओमेगा की वैल्यू पता हो 2 पाई एफ होती है, और एक आपके पास वो अनुनादी वाली कंडीशन पता हो कि जो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में घुमा फिरा के इन्हीं से रिलेटेड पूछे गए हैं और इनके ग्राफ पूछे गए हैं। तो ग्राफ का नेचर आप ध्यान रखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ आता है, इनवर्सली है तो कैसा ग्राफ आता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, और वही यहाँ पे एक्सप्लेन भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेंगे, उससे संबंधित पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इस टाइम पे समय का जो सदुपयोग है उसको आपको करना है, ताकि भविष्य में आप खुश हो सकें कि हमने किसी टाइम पे अच्छी मेहनत की और हमें उसका अच्छा प्रतिफल भी मिला। तो थैंक यू सो मच।